नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं ऐसे हमें बहुत सारे मेल भी आए थे, इसका सवाल भी आया था पूछने के लिए डॉक्टर साहब से। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीवी सिंह। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये एलएनजेपी में ही कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम गुड आफ्टरनून मैम। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों का हमें मेल भी आया है इससे रिलेटेड। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ये किसी को दिक्कत होती है तो पहले तो लोगों को ये नहीं समझ आ पाता कि किससे दिखवाना है। लोग किसी के पास भी चले जाते हैं दिखवाने। किस कारण से होता है, क्या होता है, क्यों होता है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बताएँ? एग्जैक्टली मैम, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है कि जैसे लेडीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दे हैव अ गायनोकोलॉजिस्ट टू गो टू, हुँ, है ना? लेकिन मर्द जो हैं या मेल्स जो हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे कौन डॉक्टर होंगे। फिजिशियन होगा, यूरोलॉजिस्ट होगा हुँ, या कौन सा होगा। एंड इस कन्फ्यूजन में वो बहुत सारी चीज़ें अपने मन में दबाए रहते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को वो मतलब उसको अलग-अलग अगर हम सिनोनिम से देखें कि टेम्परेरी इम्पोर्टेंस अगर उनको हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही लो फ़ील करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण कई होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे पहला कारण होता है वैस्कुलर डिजीज़ेज़। बहुत सारे वैस्कुलर डिजीज़ेज़ होते हैं जिसके चलते इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। नंबर 2 न्यूरोजेनिक डिजीज़ेज़ होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ होते हैं। जैसे मान लें किसी को स्ट्रोक आ हुँ, गया या मान लें उसको स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो स्पाइनल कॉर्ड नस वहीं से आ रही है, पुडेंटल नर्व आ रही है, या मान लें कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आ रही है, तो न्यूरोजेनिक उसको इम्पोर्टेंस हो रहा है। हुँ, दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3 इज़ हार्मोनल। हार्मोनल है कि मान लें कि उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, तो जिसको हम लोग हाइपोगोनाडिज़्म कहते हैं। हाइपोगोनाडिज़्म है कि उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, तो ऐसे में उसको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जाना चाहिए। उसको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हम लोग देते हैं तो इम्पोर्टेंस भी ऑटोमैटिकली चला जाएगा। हुँ, ये नंबर 3 हो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग अगर परसेंटेज देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो चौथा जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वो जैसे सेट सबसेट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो होता है साइकोजेनिक। हुँ, साइकोजेनिक क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, नो मैटर वो कमर दर्द, जोड़ दर्द, किसी चीज़ की सर दर्द, फ़ीवर, व्हाटएवर, जिस चीज़ के लिए भी आते हैं, लेकिन दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल लाइफ। तो वो धीरे से ज़रूर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है कि हम ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या ऐसे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इस सेट में भई जो लोग आते हैं वो बेसिकली क्या है ना कि उनको साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1 है कि परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी। परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी जैसे हम क्लियर कट बोल रहे हैं कि जैसे वो सोचते हैं ना कि जैसे परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी उनको होती है कि हम एकदम अल्टीमेट, जैसे वो किसी सीन कोई वीडियो में देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस हम नहीं दे पा रहे हैं तो उनको हीन भावना होती है। तो ऐसे में वो बेसिकली बैक हो जाते हैं। या मान लें कि वो अपनी वाइफ़ के ही साथ या अपने स्पाउस के ही साथ वो दे आर इंटरैक्टिंग, और एक बार उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाता है, तो अगले बार क्या होता है ना कि उनको इतनी शर्म आती है कि दे डोंट वांट टू स्लीप विद द स्पाउस। नंबर 3 क्या है ना कि दे डोंट वांट टू डिस्कस, अपने स्पाउस के साथ खुल कर के वो बात नहीं करना चाहते हैं कि ऐसी बात हो रही है। तो उनमें सब चीज़ नॉर्मल होता है, लेकिन दिमाग में जो ये बात बस जाती है कि भई हमको मर्दाना कमज़ोरी हो रही है, तो उसको दूर करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये तो हो गई बातें कि जो कारण हैं। कारणों में और भी चीज़ें कि बहुत सारी दवा बीमारियाँ हैं।
जैसे किसी को बीपी है, किसी को मान लें कि किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण भी होता है, किसी को मान लें सीज़र्स आता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और साथ ही और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कोई एंटी डिप्रेसेंट खा रहा है, कोई मान लें कि एंग्जियोलिटिक बेंजोडाइज़ेपिन बहुत हाई डोज में खा रहा है, या मान लें कि कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रहा है। तो इस तरह की, या बहुत सारे डायूरेटिक्स का भी ये साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करते हैं। तो बेसिकली निदान क्या है? निदान है, पहला तो अगर वो सचमुच बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी को हम उसका हल निकालें, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जो हमने बोला कि इसमें से 99.9% ये रिसर्च शो करता है कि 99.9% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। और साइकोलॉजिकल जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है, तो दैट नीड्स काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं, सीबीटी करते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। तो सीबीटी के तहत हम लोग उनका बेसिकली स्ट्रेस हटाते हैं, दिमागी स्ट्रेस हटाते हैं कि जैसे बॉडी का अलग अलग फंक्शन है, ये उंगली है, ये हाथ है, ये नाक है, ये आँख है, तो ऐसा नहीं है कि ये कल को कम देखने लगेगा, ये नाक कम सूंघने लगेगा, ये गला कम काम करने लगेगा। तो सिमिलरली दैट इज़ ऑल्सो अ बॉडी पार्ट। तो उनको ये समझाया जाता है कि वो ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है, तो उनको डिस्ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। दूसरा क्या है कि कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे वियाग्रा है, सियालिस है, जिसको फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये दवाइयाँ कुछ दिनों के लिए दी जाती है, उनको मोटिवेट करने के लिए दी जाती हैं, तो वो परफॉर्म कर पाते हैं अच्छे से, और उनमें जो हीन भावना बस ही रहती है वो चली जाती है। एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकली आई हैव सीन कि दे रिकवर फ्रॉम दैट साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। एंड ये जो दिमागी जो बात बसी हुई है वो चली जाती है, और वो नीम हकीम और यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं, और वो डॉक्टर से ही कंसल्टेशन करते हैं, और उसके बाद से कंसल्ट करके वो दवा लेते हैं, डिस्कस करते हैं। और लास्टली दे शुड ऑलवेज डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स विद देयर स्पाउस, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ ये सब जो भी समस्या है उनसे उनको डिस्कस करना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ आई लाइक टू कंक्लूड कि ये बहुत बड़ी चीज़ है नहीं जिसको हम लोग बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे हमने बताया कि ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होता है। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मुख्य कारण क्या है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। कई बार लोगों को लगता है अपने मन में ही वो मनगढ़ंत चीज़ें बना लेते हैं और सोचते हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं आशा करते हैं आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।